Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 4th November 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कह रहा है कि कंप्लाइसेस द डेली वेजेस रेट डाटा फॉर द रूरल एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन कलेक्टेड एवरी मंथ. देखो, ये जो रूरल एग्रीकल्चर होता है और नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है, उनका जो डेली वेजेस, जो उनको मजदूरी मिलती है डेली वेजेस का, उसका डेटा जो कलेक्ट होता है ना वो सर्वे में, वो कौन कलेक्ट करते हैं ये पूछा जा रहा है. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO. बी ऑप्शन सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, CSO. सी आपका लेबर ब्यूरो. डी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. ओके, so which of the option is correct? Kindly answer it. So the correct option is C. Okay, labor bureau is the right answer. So move to the next question. So our second question is, consider the following statement regarding the gold reserve in India. गोल्ड रिजर्व इंडिया में जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द शेयर ऑफ द गोल्ड इन टोटल फॉरेन exchange reserve decreased in the first half of the financial year 2024-2025. यानी कह रहा है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्रीज हुआ है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 वाला का. ठीक है, तो फर्स्ट हाफ आप लगा लीजिए कि आपका पहला हाफ जो होता है उसको डिक्रीज हुआ. ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व आर इन द सेफ कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड. मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है, जो बहुत मेजॉरिटी में कर लिया जाए तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट वो कह सकते हैं सेफ कस्टडी बैंक ऑफ इंग्लैंड में है. ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो बताना है और उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है. तो बताओ. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, दोनों के दोनों रॉन्ग है. ओके, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसके रिगार्डिंग वो डी हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू. ठीक है, अब देखो बात करता है गोल्ड रिजर्व की. तो देखिए आरबीआई जो डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग है जो आपका अभी 510 मेट्रिक टन है. ठीक है, और ये क्लोज टू कह सकते हैं कि आपका 324 मेट्रिक टन आरबीआई गोल्ड कंटिन्यू करता है टू बी सेफ इन द कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड. यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड को तो कह सकते हैं मेजॉरिटी तो नहीं रखता है लेकिन 324 रखते हैं सेफ कस्टडी के लिए. ठीक है, उसके बाद बात कर लीजिए फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रेशियो को, तो वो इंक्रीज हुआ है 8.15 से 9.32 इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the third question is, consider the following statement regarding oral rehydration therapy. Okay, oral rehydration therapy के regarding कौन सा statement correct है वो आपको बताना है. Okay, so our first statement is oral rehydration therapy primarily involve the administration of mixture of clean water, salt, sugar of to treatment dehydration. ये ORT जो कह रहा है ओरल डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, वो इन्वॉल्व होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाटर, सॉल्ट और शुगर को मिला करके ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, सब बता रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि ORT इज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू फॉर द सीवर डिहाइड्रेशन ड्यू टू द कॉलरा एंड अदर डायरियल डिजीज. यानी कह रहा है कि ORT जो है वो रिकमेंड किया गया है WHO के द्वारा. ठीक है, इसके थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है ORT रिक्वायर्ड द यूज ऑफ द स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल ग्रेड सॉल्यूशन टू बी इफेक्टिव. ORT जो है आपको ORT में रिक्वायर होता है यूज ऑफ द स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल ग्रेड सॉल्यूशन. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आंसर द रिगार्डिंग ऑप्शन ऑल्सो. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ओनली टू. और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 and 2 statement is correct, third one is the wrong. Okay, now move to the next question. Now the last question, this is the consider the following statement regarding the farm fires. ठीक है, फार्म फायर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. फार्म फायर्स हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन लास्ट 5 years ड्यूरिंग द पैडी हार्वेस्ट सीजन.
लास्ट 5 ईयर में जो कह सकते हैं कि फार्म फायर जो आपको देखने को मिलता होगा, जिसको पराली कहते हैं, जिसको पराली जलाना कहते हैं, कि आप पंजाब और हरियाणा कैसे मतलब दिल्ली के एनसीआर में आसपास देखते होगे कि वहाँ फसल कटने के बाद जो बच जाते हैं, छोड़ो जो उनकी रूट बच जाते हैं, उसको जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है उसके रिगार्डिंग कि ये देखा गया है कि पिछले 5 सालों में ये जलाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी पर से बढ़ा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है पंजाब रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म फायर्स इन इंडिया। पंजाब सबसे ज़्यादा फार्म फायर्स करने में आगे है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, our second option is correct, first one is wrong. Okay, first one is wrong। देखो कहता क्या है कि दो लास्ट 5 ईयर की बात कर लीजिए तो लास्ट 5 ईयर में ये देखने को मिला है कि पैडी जो है, पैडी के रिगार्डिंग जो है वो नॉर्थ इंडिया में क्या कह सकते हो फुल लो देखा गया है। आपको जो फार्म फायर है वो इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज देखा गया है। ठीक है, और पंजाब टॉप करता है लिस्ट में ऑफ कोर्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, जो कि उत्तर प्रदेश हरियाणा को रिप्लेस किया। इसके पहले हरियाणा था, अभी 2024 की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश रिप्लेस कर दिया हरियाणा को, और सेकेंड हाईएस्ट फार्म फायर स्टेट बन चुका है इंडिया में। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। अगर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 5th November 2024. Start from our first question. So our first question is H3 launch vehicles is developed by। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था H3 लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, H3 जो व्हीकल्स है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, द हिंदू में। तो ये जो व्हीकल्स है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जक्सक, नासा, ESA और स्पेसएक्स। तो आप लोग बताओ कि H3 लॉन्च व्हीकल्स किसके द्वारा किया गया है। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। ओके, ये JAXA के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि ये क्या है, जापान की एक कंपनी है, कंपनी नहीं बात कर सकते हैं, जापान में डेवलप किया गया है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम H3 की। तो H3 व्हीकल्स जो लॉन्च की गई है वो जापान का फ्लैगशिप रॉकेट डेवलप्ड किया गया है जापान के द्वारा। और बात कर लेते हैं JAXA के, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी ठीक वैसे जैसे अमेरिका US में आपका क्या है नासा है, इंडिया में आपका क्या है इसरो है, थेम। तो सेम टाइप की वहाँ भी एक और कह सकते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके, और उसके साथ कोलैबोरेट कौन किया तो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, MHI मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है H3 व्हीकल्स को लॉन्च किया है। उसमें यह कहा गया है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट होगा जो कि स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर की तरह काम करेगा। ओके, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, ये JAXA है। ठीक है, नाउ मूव टू द next question. So our next question is consider the following statement regarding the National Clean Air Program। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो रिसेंटली क्या हुआ, आपको दिल्ली और दिल्ली NCR की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको क्या कह सकते हैं दिवाली आई थी। और बेसिकली दिवाली की बात नहीं करते हैं, ऐसे मौसमों में ठंड के टाइम पे विंटर में दिल्ली और दिल्ली की NCR में पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अभी न्यूज़ में था, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का ये इनिशिएटिव है जो क्या काम करता है टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन ऑल द सिटी इन द कंट्री। ठीक है, ये जो पूरे कंट्री में जितने सिटी है उनके एयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट to achieve the reduction of to 40% or the achievement of the national ambient air quality standard for particulate matter 10 concentrated by 2025 to 26। कह रहा है देखो इनका जो एम है ये इनका एम जो है रिड्यूस करना है 40% आपका PM10 जो आपका है एयर पार्टिकल्स उसको रिड्यूस करना है कम से कम 2025 से लेकर के 26 तक। ओके,
तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी आपको बताना है, तो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 2, ठीक है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है आपका, फर्स्ट गलत है, रॉन्ग है। तो जिसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम की। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, क्लाइमेट चेंज, यानी इसके रिगार्डिंग आता है ये, और इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, जनवरी 2019 में, ओके। जिसका एम था कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है 131 सिटी में, नॉट एवरी सिटी, 131 सिटी में, ओके। उसके बाद क्या था कि टोटल कितने स्टेट को कवर कर रहा था ये, 24 स्टेट, यानी 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की मिला करके उसमें से ये सिलेक्टेड किया गया था कि 131 शहरों को वो क्या कर रहे थे, उनकी हवा को इम्प्रूव कर रहे थे, ओके। अब आगे ये बात करता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करती है, 40% अचीवमेंट ये करती है, तो पता ही आपका आंसर में था, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये कह सकते हो क्या, क्लीन करती है हवा को, और जिसमें से खासकर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है PM10 को, उसको पार्टिकल्स को मूव करते हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एरिया फ्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द कोर ऑफ टाइगर रिजर्व। एरिया वैसे एरिया जो ह्यूमन फ्री है उसको कोर टाइगर रिजर्व के द्वारा क्रिएटेड किया जाएगा, ऐसा बात कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपको कहता है दिस कैन बी डन आफ्टर द रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 2026 विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा कंसर्न। देखो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि बेसिकली कि राइट ऑफ द ट्राइबल जो कम्युनिटी का उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये कंसर्ट लेने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा ग्राम सभा को भी, और जिसके बाद उसको वाइल्ड लाइफ उस एरिया को रिजर्व में, टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ रिजर्व में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है, और ये असेसर रीजन का क्वेश्चन है, ओके। तो बताओ। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बट जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो एक्सप्लेन नहीं करता है स्टेटमेंट 1 को, ओके, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। अब देखो बात करता है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर ली जाए तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये ऑफकोर्स ह्यूमन एरिया जहाँ पर ह्यूमन फ्री है, जहाँ पर मनुष्य नहीं रह रहे हैं, उस एरिया को क्या करना है, कोर टाइगर रिजर्व में क्रिएट किए करने की बात कर रही थी, ठीक है। और ये हुआ भी है आपका 2026 का एक्ट मान लीजिए, तो उसके बाद, और ऑफकोर्स ये क्या कहता है कि हम ग्राम सभा को कंसर्न करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा कंसर्न, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आपका इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स। ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके लंग्स को प्रभाव करता है। सेकेंड स्टेटमेंट गवर्नमेंट लॉन्च द निश्चय पोषण योजना टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द टीबी पेशेंट। गवर्नमेंट ने ऐसा लॉन्च किया निश्चय पोषण योजना जो कि टीबी पेशेंट के लिए होता है, जिनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है ऑप्शन के रिगार्डिंग, ओके, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। नाउ देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इंडिया में क्या है। तो देखो ऑफकोर्स ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। टीबी प्राइमरीली बात कर लीजिए ट्यूबरकुलोसिस की, इफेक्ट करता है लंग्स बट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन लाइक द किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन। प्राइमरीली जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है, फेफड़े को ही, लेकिन उसके बाद ये फैलता है और फैलते फैलते आपको किडनी को भी डैमेज करता है, स्पाइन को भी डैमेज करता है, और बात कर ली जाए तो ब्रेन को भी आपके डैमेज कर देता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लॉन्च की थी निश्चय पोषण योजना, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो प्रोवाइड करता था ऑफकोर्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट, खाने का जो न्यूट्रिशन होती है वो थोड़ा सा फूड प्रोवाइड करता है, टीबी पेशेंट को बेटर फूड प्रोवाइड करता है। और ट्यूबरकुलोसिस की बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि अगर पर्सन कोई एक्टिव टीबी डिजीज़ में है तो ऑफकोर्स उसके लक्षण क्या होंगे,
क्या होगा, कफ होगा, स्नीज होगा, ठीक है, और मतलब सर्दी जुकाम थोड़ा सा होगा, लेकिन ये नहीं कि नॉर्मल जुकाम होगा, वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड का टाइम होता है। ओके, और उसके बाद ये भी तो बोला जाता है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कंटेन होता है बैक्टीरिया में, जो कि हवा में होता है, उसके कारण ये भी हो सकता है कि बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट करे, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट? सी हो जाएगा। ओके ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर MCQ. Today is 6th November 2024. Let's start from our first question. So our first question is, what is the primary purpose of liquidity coverage ratio, यानी LCR की बात कर रहा है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो आप लोग बताओ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के रिगार्डिंग। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कहता क्या है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कि ये बैंक को क्या एक सफिशियंट लेवल ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ लिक्विड एसेट अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है, सफिशियंट लेवल में, जो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करेगा। ओके, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, या सारे स्टेट दिए हुए हैं जिसमें ये बता रहा है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो पास हुआ है रिसेंटली, वो कौन कौन से स्टेट को हो करके पास कर रहा है। ओके, वो आपको बताना है, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है पंजाब, सेकेंड वन इज हरियाणा, थर्ड वन इज राजस्थान, फोर्थ वन गुजरात, फिफ्थ वन इज महाराष्ट्र। ओके, तो नाउ आंसर इट कि ये वेस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें कौन कौन सा स्टेट इंक्लूडेड है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, 2, 3, 4, 5 ये सब आपके वेस्टर्न डेडिकेटेड जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये सारे स्टेट इंक्लूडेड हैं, एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब आपका इंक्लूड नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक। नाउ देखो, ये थोड़ा सा वेस्टर्न कॉरिडोर को देख लेते हैं, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर को। तो देखो ये आपका कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है और ये जो है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो कनेक्ट करने की बात की जा रही है ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर को लेकर के, ठीक है। ये दोनों को क्या किया जाएगा, इंक्लूड मिला दिया जाएगा, एक दूसरे को कनेक्ट किया जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया, जिसको IPO कहते हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट, और विच ऑफ द फर्स्ट और थर्ड वन। ओके, सेकेंड वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द fourth question, and this is the last question of this session. Consider the following statement regarding the खरीफ क्रॉप आउटपुट इन इंडिया। खरीफ क्रॉप आउटपुट इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में होता है। ओके, समर में और विंटर में। अब देखो, नाउ कम टू द क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है खरीफ क्रॉप को लेकर के कि राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन हैज़ डिक्लाइन इन लास्ट 3 years बिकॉज द एरेंट मानसून। जो खरीफ क्रॉप का जो राइस प्रोडक्शन की बात कर रहा है वो पिछले 3 सालों में देखा गया है कि डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एरेंट मानसून के कारण, ठीक है, लेकर के। सेकेंड स्टेटमेंट, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन हैज़ डिक्लाइन कंसिस्टेंटली 3 year लीडिंग द इंक्रीज इम्पोर्ट। देखा गया है कि पिछले 3 सालों में जो ऑयल सीड हैं, जो भी हमारे तेल जो हम जैसे सरसों का हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गए, ग्राउंडनट्स ऑयल हो गए, जो भी मतलब हमारे जो ऑयल सीड्स हैं, वो उसके प्रोडक्शन को देखने में 3 साल में ये देखा गया कि उसके प्रोडक्शन में कमी आई है, जिसके कारण ये हुआ है कि हम इम्पोर्ट हमारा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्री से वो हमारा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक। तो बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। नाउ बताओ आप लोग। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नाइदर वन एंड नाइदर टू, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ओके, कैसे? तो देखो बात करता है क्या
कि ये जो डिक्रीज़ की बात की जा रही है ना कि डिक्लाइन हुआ है, नहीं, यही गलत है। आपका डिक्लाइन नहीं हुआ। पिछले 3 सालों में हमने राइस के प्रोडक्शन बढ़ाए हैं और पिछले 3 सालों में ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, ठीक है, जिसके कारण हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने में बढ़ा है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कितना परसेंट की बात कर ली जाए तो बढ़ा है। तो ऑयल सीड की बात देखिए तो ऑयल सीड में देखिए पिछले 6.54% का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2024 से 2025 में, ठीक है। और राइस की बात कर ली जाए तो 5.89% का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2024-2025 के रिगार्डिंग, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 14th November 2024. Happy Children's Day all of you. Okay. Now start करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। डेली करेंट अफेयर MCQ चल रहा है हमारा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉमन कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ द कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। यानी जो ये कह रहा है कि आपको जो कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है लोगों में, जो आपको एसोसिएट जिसके आपको कह सकते हो कोरिलेट करता है आपका कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को लेकर के, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा आपका डिसऑर्डर जो है आपको बताना पड़ेगा। कौन सा डिसऑर्डर होता है वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो पहला है हाइपर थायरोडिसियम, सेकेंड आपका है हाइपर लिपिडिया, थर्ड आपका है हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। आपको बताना होगा इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वन ओनली। वो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइपर लिपिडमिया, ठीक है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। So our next question is consider the following with reference to the Central Reserve Police Force, okay, CRPF जिसको कहते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। सो our फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्राइमरी रोल ऑफ CRPF इज काउंटर एजेंसी ऑपरेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है। जो CRPF का आपका जो मुख्य काम है, प्राथमिक काम होता है आपका काउंटर करना होता है किसी भी ऑपरेशन को, और जहाँ इंसर्जेंसी होती है वहाँ काउंटर करना होता है, वहाँ लॉ मेंटेन करने का काम मिलता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द मोटो ऑफ CRPF इज सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है। इसका मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कंट्रोल करता है आपको CRPF को, उसके अंडर आती है CRPF मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल जो CRPF है ये नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है आपका CRPF, ओके। तो जितने भी आपके पुलिस फोर्सेस हैं वो आपको क्या कह सकते हो आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ओके। तो जिसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करें, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो आपको बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द लिमिटेशन बेस्ड ऑन 1971 सेंसेक्स वाज सस्पेंडेड इन 1976 फॉर द 25 ईयर अंटिल 2021। कह रहा है डिलिमिटेशन जो हुआ था 1971 में वो आपको सस्पेंड कर दिया गया था 1976 में 25 साल के लिए, और जिसको कह सकते हैं 2001 तक के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ अनदर 25 ईयर लास्टिंग 2030। उसके बाद क्या हुआ? 2001 में अटल बिहारी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है। उसके बाद क्या होता है? वो गवर्नमेंट भी क्या करती है? एक्सटेंड कर देती है 2030 तक के लिए। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो आपको बताना है। बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए ओनली, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड आपका गलत है। सेकंड गलत कैसे है सर? तो देखो बात करता है क्या कि 2000 अटल बिहारी की जब सरकार आई थी 2001 में, 2002 की बात करिए तो 25 ईयर तक 2002 तक हो गई थी, ठीक है। और अटल बिहारी की सरकार 2030 तक नहीं की थी, 2026 तक एक्सटेंड की गई थी, ठीक है। 2030 तक नहीं की गई थी इसके रिगार्डिंग, इसलिए ये आपका क्या कर सकते हो, ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question, and this is the last question of this session, which of the following statement are correctly, एक second,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ बहुत फैली हुई है। तो ये इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बीपीएससी में या यूपीएससी में पूछ लिया जाएगा, यूपी पीसीएस में हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 अनुच्छेद है, उसमें ये कहा गया है कि एस्टैब्लिश होगा पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट द चेयरमैन एंड पर्सन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नर के अंडर होता है ये अपॉइंट करने का क्या जिम्मा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द रिपोर्ट ऑफ ईच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज सबमिटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो रिपोर्ट होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास सबमिट की जाती है क्या। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है। So the correct option is D. All the statements are correct. Okay. Now that's all for the today's session. अगर कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो feel free to ask in comment section. बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज़ 15 नवंबर 2024। ये वीडियो आपको हो सकता है लेट मिले, पर कोई नहीं, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्म फोर्स। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर 1958 का जो भी रिसेंटली न्यूज़ आया है वो मणिपुर को लेकर के आया है, वहाँ फिर से ये चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। तो कहा जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो बताओ तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बताओ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जब बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 का जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखो, कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 was executive or legal provision to declare a natural calamity as a national calamity। कहा जा रहा था कि हमारा जो 2005 में एक्ट बना था NDM का, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, उसमें ये कहा गया था कि जो भी नेचुरल क्लैमिटी होगा उसको नेशनल क्लैमिटी घोषित किया जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, ठीक है। ये भी जो भी नेचुरल से, हमारा जो नेचर से, जैसे कुछ आप कह सकते हो कि बाढ़ आ गई कहीं पर, या ये देख लो आपकी कहीं पर तूफान आ गया, ये फ्लड आ गई, इसके रिगार्डिंग तो आपको नेशनल ज़्यादा क्षति हो गई तो उसको तूफान आ गया तो उसके रिगार्डिंग आपको कहा जा रहा है कि नेशनल क्लैमिटी माना जाएगा। ये एक्ट 2005 कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन अ क्लैमिटी इज डिक्लेयर्ड टू बी द रेयर सेवरिटी टू सीवर नेचर। देखो, तो फिर आगे बात क्या करता है कि ये जो सीवर नेचर है वो सपोर्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेशनल लेवल, ठीक है। ये आपको डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्लेयर जो क्या ये सीवर है या नहीं है, मतलब ज़्यादा डेंजर है या नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट आपको डिक्लेयर करेगी और ये किसको बताएगी, नेशनल लेवल पर जा करके, ठीक है, कि हाँ ये नेशनल लेवल पर है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी PMLA 2022 में जो एक्ट आया था उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो देखो, पहला तो कहता है स्टेटमेंट इट इज़ एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिफिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। तो बात करता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो पहली जो एक्ट आई थी ये आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, प्रोवाइड करता है आपको एक प्रॉपर्टी डिराइव, जिसमें क्या होगा, इन्वॉल्व जो भी लोग रहेंगे उन पर कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि ये जो ED है वो सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट कहता है आपका कि
कोई भी अगर ऑफेंसिव होता है जो PMLA के अंडर आता है उसमें कहा जा रहा है रिगरस इम्प्रिजमेंट होता है, मिनिमम 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल की सज़ा होती है और वो सज़ा बढ़ करके आपको 7 साल भी हो सकती है। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड एंड स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्राडिशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के एक जो एक्सट्राडिशन है उसके अंडर कौन सा आपका जो कंडीशन है वो आपको रिक्वायर होता है, वो आपका करेक्ट है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो बात करता है इंटरनेशनल लॉ पर, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द रिक्वेस्टेड स्टेट मस्ट प्रूव द इनोसेंस ऑफ ए इंडिविजुअल बिफोर द एक्सट्राडिंग देम। ठीक है, कह रहा है कि जो रिक्वेस्टेड क्या कह सकते हो इन स्टेट होगा, जो रिक्वेस्ट जिस स्टेट को रिक्वेस्ट किया जाएगा वो पहले तो उनको प्रूव किया जाएगा इनोसेंसी किसी भी इंडिविजुअल की, तभी उनको एक्सट्राडिट किया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है। ओके, ठीक है। बी और स्टेटमेंट द ऑफेंस मस्ट फॉल अंडर द यूनिवर्सल जुडिक्शन प्रिंसिपल टू क्वालिफाई फॉर द एक्सटेंशन। देखो कह रहा है कि जो आरोपी होगा वो पहले तो यूनिवर्सल जुडिक्शन के प्रिंसिपल के अंडर आएगा, तभी उसको एक्सट्राडिट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। स्टेटमेंट सी कहता है देयर मस्ट बी अ वैलिड एक्सट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन द रिक्वेस्टिंग एंड रिक्वेस्टी स्टेट। देखो कह रहा है कि दोनों के बीच में ना एक वैलिड कह सकते हैं कि ट्रीटी होनी चाहिए, समझौता होनी चाहिए आपका। तो स्टेटमेंट सी कहता है। डी कहता है कि द रिक्वेस्टिंग स्टेट मस्ट इंश्योर दैट द इंडिविजुअल विल नॉट बी सब्जेक्टेड एनी फॉर्म ऑफ डिटेंशन और अ ट्रायल अपॉन एक्सट्राडिशन। कह रहा है कि जो रिक्वेस्ट करेगा स्टेट उसको ये इंश्योर करना होगा आपको कि जो भी इंडिविजुअल है उस पर किसी भी फॉर्म का डिटेंशन या ट्रायल नहीं होगा। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि दोनों के बीच में एक ऑफकोर्स एक ट्रीटी होनी चाहिए जो हम बात कर रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ ऑफ जो एक्स्ट्राडिशन के अंडर आता है उसकी बात करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई कमेंट या कोई रिक्वेस्ट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। Hey, good afternoon everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 18th November 2024. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following with reference to the graded response action plan. Okay, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। रिसेंटली क्या बात की जाए, अभी भी देख लो कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही पीक पर है। ठीक है, आपका जो IQ लेवल है वो 480 को क्रॉस कर चुका है लगभग। आप अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो 500 तक पहुँच चुका है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, रेट। तो उसमें कहा गया कि एक एक्शन लिया गया दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको GRAP कहते हैं। तो ये है क्या, उसके बारे में बात करता है। ओके, तो आप लोग को बताओ कि ये GRAP है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि GRAP कैटेगराइज्ड एयर पोल्यूशन इनटू 5 कैटेगरी। ये एयर पोल्यूशन को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है, डिवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये ओवरसीन बाय द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये ओवरसीन किया जाता है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, थर्ड कहता है आपका ये ऑपरेट करता है बेस्ड ऑन ओनली सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा ये बेस्ड रहता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है कि AQI जो रेंज है ये वो सीवर कैटेगरी से होता है, जो कि अंडर GRAP आता है, जो कि आपका 150 से लेकर के 250 के रेंज में होता है, तब ऐसा होता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इस बार दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, 2 ओनली। ओके, केवल दो होगा। कौन होगा आपका? 1 और 2 होगा। ओके, आपका थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ओके, थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ गलत कैसे है सर? देखो बात करता है, जब GRAP की बात करते हैं
तो जीआरपी पहले तो कैटेगराइज करता है आपका 4 स्टेजेस, जो कि बेस्ड होता है AIQ लेवल पे, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, ठीक है, जो कि मॉडरेट टू पुअर, पुअर, वेरी पुअर, उसके बाद सीवर, उसके बाद सीवर, जो कि सीवर प्लस, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। ओके, अब ये जो है, अब रिसेंट में आपको न्यूज़ जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में ये देखने को मिला, दिल्ली NCR में ये लागू की गई है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने पर, ठीक है। अब थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट इसलिए है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो केवल नॉट सीजनली नहीं होती है, टेम्परेचर वेरिएशन, वो पूरे साल ऐसा ऑपरेट होता है, ठीक है। अब AIQ की जो सीवर कंडीशन है वो आपका क्या होता है, 400 से 500 के बीच होता है, 150 से 250 के बीच नहीं होता है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो हमारा स्टेटमेंट बी ओनली करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is considered, which of the following statement are correct in respect of range hypersonic missile? हाइपरसोनिक मिसाइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ मिसाइल दैट कैन ट्रेवल एट द स्पीड एक्सीडिंग मार्च 5, ठीक है। क्या कहता है, कहता है आपका कि ये जो इसकी मिसाइल की जो स्पीड है वो मैच 5 से ज़्यादा एक्सीड करती है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल इज मॉडर्न वॉरफेयर इज द स्टेल्थ ऑफ स्पीड मेकिंग देम हार्डर टू इंटरसेप्ट। देखो अभी जो मॉडर्न टाइम में भी जैसे कह रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ करने का एडवांटेज ये है, ये क्या करता है, इसकी स्पीडी खासियत है, ठीक है, और ये क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है बहुत, मेकिंग हार्डर टू इंटरसेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। ओके, जिसके रिगार्डिंग कह सकते हैं कि ये बहुत ही एडवांटेज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये आपका स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सॉरी, हाइपरसोनिक मिसाइल आर टिपिकली लॉन्च फ्रॉम सबमरीन एंड ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो हमेशा सबमरीन या ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ही लॉन्च किया जाता है। सो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट सारे करेक्ट होने के कारण ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिजिनियस ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ग्रुप इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन अंडमान निकोबार। बेसिकली बात कर रहा है कि अंडमान निकोबार को कहा जाता है कि बहुत ही आइसोलेटेड ट्राइब, बहुत ही अलग उनको रखा जाता है, पूरे दुनिया में सबसे अलग जो आइसोलेटेड ग्रुप हैं बिल्कुल एकांतवास में, वो आपका कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार वाला है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में कौन सा ट्राइब रहते हैं वो आपको बताना है। सो स्टेटमेंट ऑप्शन ए कहता है जारवा ट्राइब, बी कहता है गारो ट्राइब, सी कहता है खासी ट्राइब, डी कहता है संथाल ट्राइब्स। बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जारवा ट्राइब, ठीक है। गारो आपको पता होगा मेघालय में पाया जाता है, गारो एंड खासी ऑफकोर्स, और संथाल आपको पता है इधर नहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा के आसपास के एरिया में वो पाए जाते हैं। ओके, तो ये जारवा ट्राइब हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कंट्री दैट लाई इन द वेस्टर्न एशियन रीजन। वैसे कंट्री जो वेस्टर्न एशियन रीजन में लोकेटेड है उसको आपको बताना है, लाई करता है जो, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट है सऊदी अरेबिया, सेकंड है जॉर्डन, थर्ड है आपका सीरिया, जो फोर्थ वन आपका इजराइल। तो कौन कौन से हैं जो आपका वेस्ट एशियन रीजन में लोकेट हैं, ठीक है, आपको बताना है, बताओ। So the correct option is D, all four. All are the lie in the West Asian region. सारे के सारे क्या है, वेस्ट एशियन रीजन में ही लाई करते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, ठीक, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। ओके, अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर MCQ। टुडे इज 19 नवंबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ जज रिक्यूजल फ्रॉम द हियरिंग केसेस इन इंडिया। जजेस को जो रिक्यूजल मिलता है, जो हियरिंग केसेस होती है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है
कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, सो बताओ आप लोग। सो द करेक्ट option is A, 1 and 2. Statement 1 and 2 is correct. Third one statement is wrong. Okay, now move to the next question. So our next question is, consider the following statement in the context of forest cover defined by the India State of Forest Report. देखिए इंडिया स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इट। So the correct option is A. Okay, 1 and 2 only. Statement first and second is correct. Third and fourth one is wrong. Okay, now move to the next question. So our third question is, पूछ रहा है इसमें कि आपका जो लेक को लेकर के है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, तो बताओ तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें थर्ड का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, ये बर्नपारा जो कहते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जो बर्नपारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये पूरा स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, जो आपका ट्रिब्यूटरी जहाँ से महानदी गुजरती है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन नॉट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, तो बताओ तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका करेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था तो ये गलत होगा। ओके, आपका ये फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, तो ये हमको सही नहीं ढूंढना था, हमें रॉन्ग वन ढूंढना था। ठीक है, तो ये जेनेवा जो स्विट्जरलैंड है यहाँ नहीं है, ये स्पेन मैड्रिड में है, स्पेन के वहाँ आपका कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।